ये एनालिसिस मैंने बनाया है, बट मैं चाहता हूं कि एवरी वन ऑफ यू, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो और दोज हु विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग सब पीवाईक्यू को खुद से लें, खुद से पीवाईक्यू के स्टेटमेंट्स को पढ़ें, एंड देन आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से मैच करके एक अपना एनालिसिस आप खुद करें। इस सेक्शन का पैटर्न क्या है, हिस्ट्री और कल्चर वाले का पैटर्न क्या है, देन विल सी द सिलेबस। थर्ड विल बी सीइंग पीवाईक्यू एनालिसिस अलॉन्ग विद माइंड मैप, है ना। पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे एंड देन विल सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है सबसे पहले, ठीक। देन विल डिस्कस अबाउट अप्रोच एंड माइंडसेट, एंड फाइनली विल सी सोर्सेस, ठीक है। तो 5 चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर एनालिसिस सेशन में। पैटर्न, पैटर्न सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर को देने से पहले, उसके पैटर्न को समझना, उसके बाद सिलेबस को समझना, उसके बाद पीवाईक्यू को समझना, उसके बाद अप्रोच डिसाइड करना, एंड देन सोर्सेस फाइनलाइज करना। सो वील सी सिस्टमैटिकली, है ना, सारी चीजों को हम सिस्टमैटिकली देखेंगे। मूविंग ऑन टू द पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है, एवरीवन नोज 38 क्वेश्चंस, 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। GS1 में हिस्ट्री एंड कल्चर वाला सेक्शन जो है उसमें 3 क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं जो 38 मार्क्स के होते हैं। तो 38 इंटू 3 जितने भी हो रहे हैं मार्क्स, दैट इज फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट। अब इन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट है, इसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। सेकंड, लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में अगेन वी हैव 2 क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग आंसर में वी हैव 2 क्वेश्चंस, इसमें ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक। एक मिनट इसको मिनिमाइज कर दें, ठीक है। इसमें ऑप्शंस आर अवेलेबल, मतलब यू हैव टू आइदर डू दिस और दिस, ठीक। अब ऑप्शंस अवेलेबल है तो इसमें 2 क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं, इनमें से एक क्या है, एक रिपीटेड थीम है, जो आपको पीवाईक्यू अगर आप एनालाइज करोगे तो यू विल क्लियरली सी कि एक क्वेश्चन रिपीटेड थीम से है, और एक अब लास्ट 2 बार से 68 और 69 से एक न्यू एस्पेक्ट या जो आप कहते हो डायनामिक क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है। तो हमारे पास अभी भी कुल मिला के क्या है, अगर हम पीवाईक्यू का सही से एनालाइज करें तो हमारा हिट रेशियो क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, 100%, ठीक है। आगे हम देखते हैं उसको कैसे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है आइदर ए और बी, मतलब 2 क्वेश्चन है, 2 में ऑप्शंस रहेंगे, दैट मीन्स 4 क्वेश्चन इधर है जिसमें से 2 करना है आपको, और इधर ये 5 क्वेश्चन है, दिस इज कंपल्सरी, ठीक। मूविंग ऑन टू, तो टोटल हमको कितने आंसर्स लिखने हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, 2 लॉन्ग आंसर, है ना, और 5 शॉर्ट आंसर। तो टोटल 7 आंसर हमको लिखने हैं हिस्ट्री और कल्चर वाले सेक्शन में। पैटर्न समझ में आ गया होगा सबको अभी तक, ठीक है। सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस क्या दिया हुआ है बीपीएससी के नोटिफिकेशन में, ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहां से। एक बार पढ़ता हूं मैं इसको। पत्र 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, ब्रैकेट क्लोज, आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब क्या हो गया, 1850s की बात कर रहा है, ठीक है। एक टाइमलाइन हमको मिल गया। मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। क्लियर। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास, आरंभ मतलब बिगिनिंग और विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मतलब इंडिपेंडेंस, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बिहार की भूमिका, रोल ऑफ बिहार इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 जो भी है क्रांति, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। मतलब ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रोल है बिहार का, वो इस पे फोकस करेगा। देखो संथाल बिहार, ये लाइक 1857 रिवोल्ट, बिरसा रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्लियरली यहाँ पर ये सेक्शन में ये चीज बताई गई है, ठीक है। फिर बोलता है परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल, पाल काल की कला
और पटना कलाम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सो यहाँ पर कल्चर वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पर तीन चीजें हैं, मौर्य, पटना कलाम और पाला आर्ट, तीन चीजें क्लियरली सिलेबस में मेंशन की हुई है। अब ये सिलेबस है ना, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है, जस्ट पता नहीं बहुत दिन से कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम और डिकोड कर देते हैं। यहाँ पर एक ऊपर पढ़ने से तुमको टाइमलाइन क्या मिलेगी, 1857 से लेकर 1947। यहाँ क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, 1857 से लेकर कहाँ तक, देश के इतिहास। तो 1947 में मानते हैं कि देश का इतिहास, हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट समाप्त होता है। 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं नेशनल मूवमेंट के, वो हमको कवर करने। ठीक। सेकंड बोल रहा है गांधी, नेहरू, टैगोर, तीन चीज क्लियरली मेंशन्ड है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद बता रहा है वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वेस्टर्न और टेक्निकल एजुकेशन, है ना। डेवलपमेंट और ग्रोथ, दो चीज बोला है ना यहाँ पर देख, आरंभ और विकास, है ना, दो चीज। रोल ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। अभी ऊपर देखा था हमने, इसमें क्या क्या चीज थी, संथाल, मुंडा, 1857, चंपारण, क्विट इंडिया मूवमेंट। सिलेबस में इतने सारे ही कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जो सिलेबस में कीवर्ड्स दिया हुआ है अभी मैंने बस उसको यहाँ पर पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है, मौर्य, पटना कलाम और पाला, तीन चीज। इतना सिलेबस आपका एक्चुअल में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये हो गया हमारा सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस को हमने डिकोड कर लिया थोड़ा सा, कि एक बेसिकली टाइमलाइन क्या है ना, रैंडमली नहीं मूव करना है, एक टाइमलाइन पता चल गया कि 1857 से लेकर 1947 तक के इवेंट्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेट्स से 1857 है ना, 1857 खुद ही एक रिवोल्ट था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास हुए, है ना, लास्ट लास्ट ईयर पूछा था 1858 एक्ट, देन ये 69 में पूछा था 1892 एक्ट, ठीक। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, लाइक 1909 वाला एक्ट है, 1919 वाला एक्ट है, 1935 वाला एक्ट है ना। सो ये एक्सटेंडेड सिलेबस का पार्ट है, ये यहाँ पर आपके एग्जैक्टली सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं। क्लियर? लेकिन हम जब यहाँ पर डिकोड करते हैं कि 1857 से लेकर 1947 में जो भी इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो आप, कि इतिहास में लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा। रूपरेखा क्या है, एक टाइमलाइन, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके टाइमलाइन में हम जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक। उसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर, ये तो सबको पता ही है। वेस्टर्न एजुकेशन सबको पता ही है। रोल ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है ये सारी चीजें, तो इनको तो कवर करना ही है। इसके साथ साथ एक और चीज पूछी गई है, इंडिगो रिवोल्ट लास्ट ईयर, ठीक है। वो इंडिगो रिवोल्ट को भी हम इसी के बीच इसमें ही ला सकते हैं, बिकॉज इंडिगो रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1855, है ना। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि 1850s बोल रहा है, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, तो 1850s से जो भी इवेंट्स हैं, तो 1855 में हमारा क्या था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। एंड दैट वाज अ वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि आनंद मठ में उसके बारे में चर्चा की है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, ठीक है। तो एक वो इवेंट इंपॉर्टेंट है, तो 1850s को हम टारगेट मानेंगे अपना, और उसके आगे के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सबको हम नोट करेंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। एक बार सब लोग इस 69 के पेपर को देखते हैं ना, 69 का पेपर है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में देखो पांच है, पांच क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है ए और बी ऑप्शन है, थर्ड ए और बी ऑप्शन है, जो हमने ऊपर यहाँ पर देखा था, बस उसको मैं यहाँ पर और क्लैरिफाई कर देता हूँ। अभी यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया था कि एक शॉर्ट और दो लॉन्ग आंसर हमको अटेम्प्ट करने हैं। अब जो ऑप्शंस में अवेलेबल पीवाईक्यू थीम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो रिपीटेड है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स देखते हैं, 69 का पेपर है, ठीक। क्वेश्चन क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगर 68 का पेपर देखेंगे तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पूछा हुआ, ठीक है। तो एक अगर कोई भी 69 का पेपर दे रहा होता तो वो 68 का पेपर एनालाइज करता, तो उसको समझ में आता कि अगर बीपीएससी ने 1858 का एक्ट पूछा है तो इसके फर्दर जो भी एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं उसको भी प्रिपेयर कर लूँ। तो अगर किसी ने प्रिपेयर किया होता तो मैं इसको भी क्या कहूंगा, प्रिडिक्टेबल, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 68 के बाद इस चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, ओके।
अगर एक्ट्स पे फोकस कर रहा है तो लॉजिकल क्या कंक्लूजन है कि मुझे आगे के जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर लेना, शॉर्ट नोट्स। ठीक, फिर यहाँ देखते हैं संथाला प्राइजिंग, अगेन पीवाईक्यू का थीम है, एकदम घिसा पेटा थीम है। चंपारण सत्याग्रह पीवाईक्यू का थीम है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न, अगेन ये क्या है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ठीक, केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड्स। ठीक है, अब ये केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड अगर आप देखोगे, अभी मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, बिल्कुल रिपीटेड है यहाँ पर। ये 68 का पेपर है, ये 69 का पेपर है। केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, कुछ भी नहीं चेंज किया है यहाँ पर, सिर्फ पेंटिंग ऐड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ केव्स, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ केव्स बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। अब ये चीज सेम रखी है ना, खाली यहाँ केव पेंटिंग कर दिया है और यहाँ पर क्या कर दिया है, डेवलपमेंट ऑफ केव्स, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो ये भी क्या है, पीवाईक्यू का रिपीटेड थीम। अब इतने से क्लैरिटी मिल गई कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सब कुछ प्रेडिक्टेबल था और पीवाईक्यू थीम पे बेस्ड था। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ए था 2A, बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशियंट टाइम, फ्रॉम एंशियंट टाइम। ठीक, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन जो है इसको लोग डायनामिक कहेंगे, इसको लोग बोलेंगे पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म इन एंशियंट टाइम, तो पूछ क्या रहा है आपसे, बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जैनिज्म के बारे में बता दीजिए आप, बिहार कैसे रिलेटेड है ना, बुद्धिज्म के बारे में बता दीजिए आप कैसे रिलेटेड है। बस इतनी दो चीजें आप यहाँ पर बता दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी चीज कवर हो जाएगी। बिहार में सेंटर ऑफ लर्निंग क्या क्या है, नालंदा है ना, विक्रमशिला है। स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, सेम चीज हम यहाँ बताएंगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बोध गया की बात करेंगे, है ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चलो आप किसी को नहीं आता होगा, है ना। अगर नहीं भी आता है तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं जरा क्या है। इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्या ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है? अगर हमारे पास टू में दो ऑप्शन है तो ये ऑप्शन तो मैं पहले से प्रिपेयर करके जाऊंगा ना। अगर मैं 70th दे रहा हूं तो मैं इन सब चीजों को प्रिपेयर करके जाऊंगा ना। अगर अगली बार मैं 70th दे रहा हूं तो मैं इस चीज को भी रिसर्च करके प्रिपेयर करके जाऊंगा ना। तो अगर 70th में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो वो क्या होगा, मेरे लिए एक बोनस पॉइंट होगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड, मेरे पास कंटेंट इसका सारा प्रिपेयर्ड रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी अगर कुछ भी नया एलिमेंट इंक्लूड किया है ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें एक ऑप्शन जो है वो क्या है, पीवाईक्यू थीम से रिपीटेड है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपने अगर पीवाईक्यू को सही से कर लिया है एनालाइज, प्रिपेयर कर लिया है, आंसर लिख लिए हैं, तो वरी नॉट, आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट जो भी है। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज। ठीक है, अगेन ये भी एक नया क्वेश्चन है, ये कभी पहले नहीं पूछा गया है। एक बार पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब माइंड मैप देखेंगे तो। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज मतलब मॉडरेट का जो फेज था फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेकर अपना 1907 तक, सूरत सूरत स्प्लिट तक, है ना। सूरत स्प्लिट तक जो भी फेज था वो उसको मॉडरेट फेज कहते हैं। तो मॉडरेट फेज में क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट में, वो यहाँ पर एग्जामिन करना है। तो ये अगेन कह सकते हैं कि एक नया थीम था। ठीक है, जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, 67 है सर। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल एक नया थीम था। बट फिर भी हम यहाँ देखते हैं और में क्या था, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट, रिपीटेड थीम है, मॉडर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ क्या हुआ, तीनों क्वेश्चंस क्या हैं, तीनों क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर सकते हो अगर आप पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड लेके जा रहे हो तो। ठीक, वापस से 68 का देखते हैं। 68 में अगेन ये 1858 एक्ट एक नया क्वेश्चन था, ठीक है, बाउंसर था। बट 1858 एक्ट हम प्री के लिए भी इतना पढ़ लेते हैं प्रोविजंस कि ऑलमोस्ट आप एक से डेढ़ पन्ना तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, बिरसा मूवमेंट, बिरसा मुंडा, क्लियरली डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस और प्रीवियस पीवाईक्यू थीम है। इंडिगो रिवोल्ट एक नया क्वेश्चन था 68 के लिए, ठीक है, इसीलिए मैंने न्यू लिखा है। दिस मीटिंग विल एंड, आप लोग वापस से इसी लिंक से ज्वाइन करना 10 मिनट बाद।
पटना कलाम पेंटिंग रिपीटेड, डेवलपमेंट ऑफ केव, ये 3 नए क्वेश्चन थे। तो 68 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो आप देखो कि 3 नए क्वेश्चंस पूछे गए थे, नए थीम पूछे गए थे ना, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये एक 68 में नया था, बट 69 में अगेन हम देखें तो 68 का ही देखो यहाँ पर कई सारी चीजें रिपीटेड है। और 68 से हम क्या लेसन लर्न करके क्या कर सकते थे, इसको भी प्रिपेयर कर सकते थे और इसको भी प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, सो हमारे लिए 69 बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था अगर इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो दिस इज रिपीटेड, दिस इज आस्क्ड इन 64th बीपीएससी। ठीक है, ये सेम सेम थीम पूछा गया था 64th बीपीएससी, 64th में था शायद, है ना। हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहाँ से अगेन ये भी दिख रहा है कि ये पीवाईक्यू थीम है। ठीक, और देखते हैं, और में भी इसमें क्या है, दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते थे ना। ग्रोथ ऑफ colonial टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पूछा है, देखो यहाँ पर ऊपर देखो, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, नीचे क्या पूछा है, टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पूछ लिया मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यहाँ भी क्या पूछा, डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, है ना। ग्रोथ अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, तो वेरियस स्कीम्स क्या हो गया, अपने वुड डिस्पैच हो गया, ये हो गया मेकॉलेज मिनट हो गया ना, तमाम जो हम बेसिकली एजुकेशन के बारे में जो भी एक्ट्स पढ़ते हैं या जो भी प्रोविजंस पढ़ते हैं, जो भी पॉलिसीज पढ़ते हैं, उसके अंडर क्या क्या चीजें डेवलप हुई एजुकेशन के अंदर ना, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, उसका एनालाइज करना था, ग्रोथ ट्रेस करना था, एंड देन वी हैव टू राइट क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट। सो ऑलमोस्ट रिपीटेड। अगेन ये वाला न्यू था, तो 68 का पेपर वॉज लिटिल ट्रिकी, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थन इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये अगेन एक नया थीम था, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स, तो ये आर्किटेक्चर में घुस रहा है ना। और दूसरी चीज देखेंगे कि एंशिएंट टाइम की बात ही कर रहे हैं ना। फिर इसमें भी अगर ये किसी को नया लगा हो तो यहाँ पर क्या अपने पास क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये भी बिल्कुल रिपीटेड है, ये मैं आपको आगे आगे माइंड मैप में जब दिखाऊंगा तो आई विल शो यू कि सेम चीज पूछी गई है पहले भी। तो अगेन अगर यहाँ पर भी हम देखें तो एक्सेप्ट एक ये क्वेश्चन, एक इंडिगो रिवोल्ट और एक ये वाला क्वेश्चन, है ना, केव आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप आराम से कवर कर सकते हो अगर 68 के पहले का भी पीवाईक्यू आपने एनालाइज किया, मतलब अगर आप करके गए होगे, एक्सेप्ट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है तो यू कैन डू दिस। बट अगर आप पुराने माइंडसेट में रहे, ये पिछली बार पूछा है इस बार क्यों पूछेगा, है ना, जो पुराना माइंडसेट है कि पिछली बार ये पूछा है तो इस बार ये नहीं पूछेगा, वो एटीट्यूड रखना ही नहीं है। जो भी क्लियरली सिलेबस में दिया हुआ है, जो भी पीवाईक्यू में आज तक पूछा हुआ है, वी विल प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक कि हमारे साथ कहीं भी धोखा ना हो एक्चुअल एग्जाम में। दुनिया कुछ भी कहे, है ना, कि नहीं नहीं ये लास्ट टाइम पूछा था ये इस बार क्यों पूछेगा, नहीं, जो भी चीज पूछा हुआ है आप प्रिपेयर करेंगे ना। एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थन इंडिया इन एशियन टाइम्स, अगर यहाँ नॉर्दर्न इंडिया पूछा है तो हम क्या करेंगे, सदर्न इंडिया भी करेंगे। हम 3 स्टाइल हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, हम तीनों को प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, इतना हम एक्सटेंडेड अपनी प्रिपरेशन को बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज करके जाएंगे, है ना। दिस विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा कंटेंट प्रिपेयर करने में, आपको समझने में चीज़ों को, बट सिस्टमैटिकली करेंगे तो विल कवर इन लेस देन लाइक 1 मंथ पूरा सिलेबस। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया 69 और 68 के पीवाईक्यू से। बस यहाँ दिखाने का यही मकसद था कि कितना प्रेडिक्टेबल है और कितना न्यू है। अगर न्यू भी है तो क्या आपके पास ऑप्शन था कि आप पीवाईक्यूज के हिसाब से उस चीज को नेविगेट कर सकते थे एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम में। तो हमने यहाँ समझा कि अगर अगर कुछ नया भी आ रहा है तो स्टिल यू हैव दैट मच स्कोप कि आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू एनालिसिस और आपका जो प्रीवियस प्रिपरेशन रहेगा। मतलब अगर आप जनवरी में इसका मेंस लिखने वाले हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दीज थिंग्स, नोट्स के साथ, है ना, डेंस नोट्स के साथ, डायग्राम्स, माइक्रो डायग्राम्स, जो भी करना है आपको, सब चीज अभी करना है ना। लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखेंगे कि प्री निकलेगा तो हम फिर मेंस का मटेरियल ढूंढेंगे और फिर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे। नहीं नहीं काम करता ये बिल्कुल, आप उस समय इतना पैनिक रहोगे कि आप उस समय कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है, जो डेप्थ चाहिए होगी इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, वो आप डेप्थ उस समय नहीं ला सकते। अगर ये काम करना है तो हमको अभी से इन चीज़ों को समझना होगा अच्छे से, और इस पे कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। सो इसलिए मैंने 68, 69 और 68 का एक कंपैरिजन आपको दिखाया कि कितना नया था और कितना पीवाईक्यू के थीम पे था। नाउ विल सी, अब
लास्ट के जितने भी PYQs हैं, है ना, हर PYQ का एनालिसिस करके मैंने ये माइंड मैप बनाया है। ठीक है, अब इस माइंड मैप को कैसे बनाया है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी चीज पूछी गई है आज तक, है ना, मैंने सब चीज यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स में लिख दिए हैं। ठीक है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या पूछा गया है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ स्कल्पचर, तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आर्ट का पार्ट है स्कल्पचर, तो स्कल्पचर के बारे में स्पेसिफिकली पूछा कि मॉडर्न जो स्कल्पचर हैं इनके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है। ठीक है, एक बार ये पूछा, एक बार चीफ कैरेक्टरिस्टिक पूछा, एक बार इम्पैक्ट ऑन बिहार पूछा, इम्पैक्ट इन बिहार पूछा कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो हमको ये भी प्रिपेयर करना है, ये भी प्रिपेयर करना है, ये भी प्रिपेयर करना है, मेन फीचर्स ऑफ आर्ट फाउंड इन बिहार। ठीक है, एक बार इस तरीके से पूछा हुआ है, तो मेन फीचर्स, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कुल मिला के सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, बस वर्ड्स का प्ले है ना, कीवर्ड्स को चेंज कर रहा है। एक बार उसमें एक और डायमेंशन पूछा कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म क्या है, तो हम लोग सब पढ़ते हैं ना, स्तूपा है। ठीक है, स्तूपा का क्या है रिलेशन विद बुद्धिज्म। ठीक है, पिलर्स हैं, उसका क्या रिलेशन विद बुद्धिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप वाला पार्ट भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आज तक बीपीएससी के इतिहास में जितनी भी चीजें पूछी गई हैं वो हमने यहाँ पर क्लियरली लिख लिया कीवर्ड्स में। अब जब हम नोट्स बनाने बैठेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले एक इंट्रो इंट्रो चाहिए। ठीक है, इंट्रो के बाद हम क्या करेंगे, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स, है ना, उसको जो भी डिवीजन चलता है, फिर उसमें एक टॉपिक क्या आ जाएगा, स्कल्पचर वाला आ जाएगा। ठीक है, एक सेक्शन स्कल्पचर वाला बनाएंगे, एक सेक्शन इम्पैक्ट वाला बनाएंगे, तो इम्पैक्ट में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ निगेटिव हो जाएगा। एक सेक्शन बुद्धिज्म के साथ बना लेंगे, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कवर करने के लिए कितने सारे डायमेंशंस हो गए। अगर हम इतना कंप्रीहेंसिवली इस टॉपिक को प्रिपेयर करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा, है ना, इसमें आपको डायग्राम भी इंक्लूड करना ना, डायग्राम्स भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं सबका ये एनालिसिस है, ये छोटा सा माइक्रो डायग्राम। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ये चार पांच डायमेंशंस जो हैं इनको आपको थॉरोली कवर करना है, और जितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, टॉपर के नोट्स देखना, या बहुत सारे मटेरियल्स है ना, ये आजकल पीडीएफ की कंटेंट की कमी नहीं है, आप लोग के पास, सबके पास पीडीएफ भरे होंगे, मुझे जहां तक लगता है ना। तो आपको करना क्या है, बस इन चीज़ों पे टारगेट करना है, इन चीज़ों को कवर किया, आगे बढ़े, आंसर लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखते हैं। ठीक है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या पूछा है, डिस्क्राइब मेन मेन सैलिएंट फीचर्स, है ना, कभी मेन बोला है, कभी सैलिएंट बोला है, कभी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है ना। दो चीज पूछा है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दो चीज है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की बात की है, प्लस क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव निगेटिव, है ना, इम्पैक्ट। एक बार ये पूछा है और एक बार फिर से ये रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। इसके अलावा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आज तक कुछ नहीं पूछा गया है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं पूछने लायक इसमें। ठीक है, तो जब पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर करेंगे तो ये तो सब लोग करते ही हैं, हम ये रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म वाला पार्ट भी सेपरेटली प्रिपेयर कर लेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, पटना कलम। ठीक है, अगेन यहाँ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलिएंट, मेन फीचर्स, बस इसमें इतनी सी ही बात पूछी गई है आज तक। ठीक है, अब जो नए थीम्स इमर्ज हुए हैं, ठीक है, 69 तक का एनालिसिस है, तो इसमें नए थीम्स जो इमर्ज हुए हैं आर्ट एंड ये कल्चर वाले पार्ट में। अभी हम ये कल्चर वाला पार्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं देख रहे, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ये कल्चर वाला पार्ट सिर्फ देख रहे हैं। कल्चर वाले पार्ट में क्या देख रहे हैं कि एंशिएंट में क्या पूछा, केव डेवलपमेंट, एक बार क्या पूछा, केव डेवलपमेंट, एक बार क्या पूछा, केव पेंटिंग इन ईस्टर्न इंडिया। कहाँ की बात कर रहे हैं, एंशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी स्पेसिफिक कीवर्ड यूज किया, एंशिएंट। टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, एंशिएंट, अगेन एंशिएंट कीवर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, बिहार है सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, अगेन कहाँ की बात कर रहा है, एंशिएंट की बात कर रहा है। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एंशिएंट वाला पार्ट जो भी है उसको हमको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसमें भी क्या डायमेंशन है, एक दो तीन। अब यहाँ नॉर्थ इंडिया पूछा है तो हम साउथ इंडिया भी कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म पूछा है तो यहाँ पर हम सारा डिटेल पढ़ लेंगे इसके बारे में कि लर्निंग का कैसे सेंटर था, हाउ वाज बिहार अ सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, गूगल करके देखेंगे, जेमिनी यूज करेंगे, चैट जीपीटी यूज करेंगे। हमारे दिमाग में पहले सवाल आया है ना, सवाल का यहाँ से नए थीम्स में हमको क्या समझ में आया
नए थीम्स में क्या समझ में आया कि ये 3 टॉपिक्स अभी बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। बिहार सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, तो इसको भी डिकोड करेंगे, थोड़ा सा और अंदर तक जाएंगे, थोड़ा और सर्च करेंगे, गूगल बार्ड का यूज़ करेंगे, जेमिनी का यूज़ करेंगे। अगर आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो आजकल इंटरनेट पे ना, चैट जीपीटी पे आप आराम से सर्च कर सकते हो कि वाई वॉज बिहार अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म इन एशियंट इंडिया, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स, है ना, गिव मी फैक्ट्स। इस तरीके से अगर हम सर्च करेंगे प्रॉपरली तो उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको कंटेंट के पीछे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, नहीं तो नितिन सिंघानिया बुक में दिया हुआ है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे, केव डेवलपमेंट पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो बीपीएससी, अब यहां से हमको ये भी समझना है कि अगर बीपीएससी नए क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो टारगेट कहाँ से कर रहा है। वो टारगेट एनसीईआरटी से कर रहा है, या ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेम्पल आर्किटेक्चर क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स में, ठीक है। बिहार है सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हम पूरे बिहार को, बिहार का अगर टूरिज्म का टैग आप देखोगे तो क्या है, ब्लिसफुल बिहार, है ना। वो ब्लिसफुल बिहार, बिहार टूरिज्म का टैग क्यों है, बिकॉज इट वॉज अ सेंटर ऑफ spiritualism, it is now also a center of spiritualism, there are a lot of things। तो ये थोड़ा सा अपने राज्य के बारे में आपको एक्सप्लोर करना है ना, क्योंकि बिहार, बीपीएससी का टारगेट ये हमेशा रहा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। तो आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना है, सिंपल सी बात। ये नए थीम्स को कवर करने का ये तरीका, ये आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पटना कलाम है तो हम यहाँ मधुबनी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मधुबनी भी प्रिपेयर कर लेंगे। मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके इश्यूज क्या हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। और जैसे हम पटना कलाम में करते हैं वैसे ही हम वहाँ भी करेंगे कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, उसके कॉन्ट्रीब्यूट लाइक इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोपोनेंट्स के बाद चैलेंजेस क्या हैं उसके पटना कलाम के, और मधुबनी पेंटिंग्स के, मार्केटिंग कैसे कर रही है गवर्नमेंट के, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, इन सब से हम वैल्यू एडिशन करेंगे। इसका इस वाले पार्ट को स्पेशली पटना कलाम, मधुबनी और न्यू थीम्स। न्यू थीम्स को कवर करने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और क्या कहते हैं ये वाली, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसर्च करके हमको कंप्लीट करना है। अभी फिलहाल इस चीज़ पर टारगेट करना है कि जितना भी पीवाईक्यू का थीम है, जितनी भी चीज़ें पीवाईक्यू में कवर की गई हैं, सारा मेरा नोट्स कंसोलिडेटेड एक जगह बन जाना चाहिए। मे बी 100 पन्ना, 125 पन्ना, 100 पन्ना इज मोर देन सफिशिएंट ना हिस्ट्री के लिए। 100 पन्ने में आप अपने नोट्स को कवर करके कंप्लीट करके उनको घोट जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर पहला थीम हमने देखा था, ठीक है। अगला जो सिलेबस से हमको इंडिकेशन मिला था वो क्या मिला था, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। टाइमलाइन की बात की थी, रूपरेखा, है ना, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, इवेंट्स, आइडियोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, हम सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वेदर इट इज गिवन इन द सिलेबस और पीवाईक्यू और नॉट, ठीक है। सबसे पहला थीम देखते हैं, रिवोल्ट्स एंड रेवेलियंस, ठीक है। रिवोल्ट्स एंड रेवेलियंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 से जब मिड 1850s की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई नेशनलिज्म नहीं था, ठीक है। उस समय हमारे पास क्या थे, रिवोल्ट्स एंड रेवेलियंस थे, वो उन्हीं को हम कहते थे क्या, 1857 को क्या कहा गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। स्टिल डिबेटेबल, बट स्टिल उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, बिकॉज वो क्रांति वहां से शुरू होना शुरू हुई, रिवोल्ट्स और रेवेलियंस। तो रिवोल्ट्स और रेवेलियंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है। सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट्स। ट्राइबल रिवोल्ट्स में भी सिलेबस में क्या दिया हुआ, बिरसा मूवमेंट, संथाल मूवमेंट और जनरल जनरल ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, ये 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया ट्राइबल रिवोल्ट को, ठीक। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट है, ठीक। ये दो चीज है हमारे ट्राइबल रिवोल्ट और रेवेलियन में। तो बिरसा मूवमेंट में आज तक क्या क्या पूछा गया है ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा इसको वो कर लिया, बिरसा मूवमेंट में क्या बोला है, बिरसाज न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, कैसे, है ना। अगर आप पीवाईक्यू को देखना वहां पर आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। एक बार ऐसा पूछा हुआ है कि बिरसाज न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश क्या था, है ना। तो सिंपल सा कीवर्ड लिख लिया मैंने, बिरसा का क्या रोल था और उनकी न्यू लीडरशिप क्या थी। तो बिरसा का लीडरशिप क्या था एक्चुअली,
विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल स्ट्रगल। दूसरी बार क्या पूछा, नेचर, नेचर ऑफ बिरसा मूवमेंट, ठीक है। नेचर में उसके बाद एक और बार क्या पूछा, अंडरलाइन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल प्यूरिफिकेशन। तो नेचर, एक बार सिर्फ नेचर पूछा, एक बार ऐसा बोला कि जो अपना बिरसा रिवोल्ट था उसका अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव ये था। तो वहां से हम समझ रहे हैं इस दोनों क्वेश्चन को जब हम मैच करेंगे, जब आप वापस से जाके देखोगे इन दोनों क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आएगा कि इसका नेचर जो था वो यही तो था, नेचर इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्लस अ डिजायर टू रिमूव एलियन गवर्नमेंट, यही तो उसका नेचर था, ए और बी। कि एक तो इंटरनल प्यूरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव था बिरसा मूवमेंट का, जो ऊपर देखो ये रिलीजियस लीडरशिप की बात कर रहा है, वो यही इंटरनल प्यूरिफिकेशन थ्रू रिलीजियस लीडरशिप ना, धरती आबा, बिरसा इज कॉल्ड धरती आबा। सो इट was ही प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप विच एम्ड फॉर, क्या उसका एम क्या था, अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरनल प्यूरिफिकेशन। किसका इंटरनल प्यूरिफिकेशन, भाई वो ट्राइबल कम्युनिटी, उनकी जो मुंडा कम्युनिटी थी उनका इंटरनल प्यूरिफिकेशन की बात करते थे, ठीक है। दूसरा क्या था कि डिजायर क्या थी उनकी, कि रिमूव कर दें हम एलियन, दिकूज को हटा दें, यही दो एम था। और इसी यही दो क्या था उस मूवमेंट का नेचर था। एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सिर्फ नेचर, है ना, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिरसा मूवमेंट। दूसरी बार स्टेटमेंट बना के दे दिया कि द नेचर या द अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा मूवमेंट वाज इन इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड अ डिजायर टू रिमूव एलियन गवर्नमेंट। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया उसी चीज का। तो हमको जब पीवाई क्यू एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यही नेचर है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो यही नेचर है। इसको दो बार दो तरीके से पूछा गया है। उसके बाद एक बार क्या पूछा है, क्रिटिक, क्रिटिक करिए आप बिरसा मूवमेंट को। क्रिटिक में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो एस्पेक्ट्स हमको देखने हैं। उसके बाद एक बार क्या पूछा है, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद कैसे इम्पैक्ट किया, क्या ब्रिटिश ने कोई नया एक्ट पास किया था, है ना, तो मुंडा रिवोल्ट के बाद उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या पड़ा। हम रिवोल्ट की तो बात करते हैं कि बिरसा मूवमेंट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल रिवोल्ट और बहुत बड़ा रिवोल्ट था, है ना, बट उसका इम्पैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आज भी अगर ट्राइबल प्राइड डे की बात हम मनाते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस है, तभी तो मनाते हैं। वो इतना बड़ा रिवोल्ट था तभी तो मनाते हैं। तो उस चीज को भी हमको प्रिपेयर करके जाना है। तो अल्टीमेटली बिरसा मूवमेंट में देखो कितनी सारी चीजें होंगी उनको कवर करने के लिए। बिरसा मूवमेंट जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले अगेन स्टार्ट करेंगे कैसे, एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे, जो किसी भी बिरसा मूवमेंट के क्वेश्चन में आ जाए हम उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे ना, वो हमको रटा होना चाहिए, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वहाँ एक ऐसा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या प्रिपेयर करेंगे, नेचर, ठीक है। नेचर में भी फिर क्या करेंगे, नेचर में ए बी, है ना, ए इस टॉपिक के अंदर, इस सब हेडिंग के अंदर फिर थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे एक दो पेज का, है ना। एलियन गवर्नमेंट को रिमूव करने की बात की थी, तो कैसे कैसे करने की बात की थी ये भी सर्च करके, या जहां से भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, वो डिजायर टू रिमूव एलियन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे बिरसा के द्वारा या बिरसा मूवमेंट के दौरान, उनको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में नोट कर लेंगे, 7 8 10 पॉइंट जो भी आपको लगता है, 7 8 10 पॉइंट इसके लिए नोट कर लेंगे। तो नेचर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। और भी आप सर्च करोगे तो आपको और तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद कि एक क्वेश्चन और बनता है कि बिरसा का न्यू रिलीजियस लीडरशिप क्या था। तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, व्हाट वाज बिरसाज न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू ट्राइबल स्ट्रगल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे बार्ड पे, जीपीटी पे, या उस पे जेमिनी पे, तो आपको आराम से काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे, काफी कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको किसी कोचिंग के मटेरियल में नहीं भी मिले, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ज्यादातर, मतलब एवरीथिंग इज लाइक कॉपी पेस्ट ही अभी तो चल रहा है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है अपना, ये एआई, एआई का यूज करेंगे और कंटेंट इस पे हम 2 से 3 पन्ने का डेवलप कर लेंगे। अब जब बात हो गई, बिरसा मूवमेंट के इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया, बिरसा मूवमेंट का नेचर क्या था, बिरसा मूवमेंट में लोग कौन कौन से थे, है ना, ये सब चीज तो आप प्रिपेयर करोगे ही ना, प्री के लिए भी पढ़ते ही हो कि भाई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन थी, है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या थे, ठीक है। ये सब बेसिकली 2 4 पॉइंट्स आप प्रिपेयर करते ही हो, तो वो तो प्रिपेयर करना ही है प्री और मेंस प्री के लिए, वो यहाँ भी इंक्लूड कर लेंगे। मेंस के लिए स्पेसिफिकली क्या करेंगे, क्रिटिक, आकलन करेंगे ना, बिरसा मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है ना, क्या कमी रह गई, क्या अच्छा हुआ। इस चीज को हम वापस से पॉजिटिव नेगेटिव या जिस भी फॉर्मेट में आपको लिखना है ना, उस फॉर्मेट में 1 1.5 पन्ना इस पे भी प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस आए,
ये प्रिपेयर करेंगे और फिर एक कंक्लूजन प्रिपेयर कर लेंगे। अब जब हम इतना होलिस्टिकली इस पर्टिकुलर बिरसा मूवमेंट को कवर कर लिए होंगे, तो इसके बाद इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से लिख सकते हो और बहुत अच्छा लिख सकते हो। कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद बात आती है कि कोई भी आंसर आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लिखोगे। जरूरी नहीं है कि आप पहले स्ट्रक्चरिंग कर लो, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाए, इसके बाद हम आंसर राइटिंग वाले पार्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या? रैंडमली आप कुछ भी नहीं लिख सकते ना। तो कंटेंट सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे टॉपिक वाइज, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। ठीक है, सिमिलरली जैसे बिरसा को एक्सप्लेन किया, संथाल में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। मेन कॉजेज है ना, संथाल रेबेलियन के मेन कॉजेज पूछा है। एक बार बोला है कि संथाल रेबेलियन वाज द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ये स्टेटमेंट बोला कि पहला फियर्स रिएक्शन था किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे। संथाल रेबेलियन कब हुआ था? 1855। ठीक। अब 18 अब सिलेबस में हमने देखा कि मिड ऑफ 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी लिखा हुआ था। ठीक है, तो मिड ऑफ 19 सेंचुरी में सबसे बड़ा इवेंट अगर देखें तो क्या था? संथाल रेबेलियन। और यहाँ क्वेश्चन पीवाईक्यू में क्या पूछा गया? फर्स्ट फियर्स रिएक्शन 1857। 1857 रिवोल्ट के पहले की ये बात है, 1855 में। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट फियर्स रिएक्शन। अब फियर्स रिएक्शन कैसे है? अभी आप जब संथाल रेबेलियन के डिटेल्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फियर्स रेबेलियन कैसे था, फियर्स रिएक्शन कैसे था। तो एक डायमेंशन ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। कॉजेज, ये भी ऑलमोस्ट कॉजेज ही है, बट कॉजेज में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। फर्स्ट फियर्स रिएक्शन क्या था? फियर्स रिएक्शन मतलब क्या? कि कोई भी इवेंट हो रहा है। ठीक है, आज लेट्स से कि क्या हो रहा है, आज हमारा इजराइल पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है, मान के चलते एक ब्रिटिश था एक संथाल थे। तो आज के जो फियर्स रिएक्शन है, आज ईरान ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है? फियर्स रिएक्शन चल रहा है एक दूसरे के बीच में। तो इस तरह संथाल का भी रिएक्शन कैसा था, है ना? क्या वो सिर्फ दिक्कूस को आने के लिए मना करते थे, या ब्रिटिश के लॉज को वायलेट कर रहे थे, या ब्रिटिश के अगेंस्ट अटैक कर रहे थे? क्या था, कैसा रिएक्शन था उनका? ठीक है, तो उसकी डिटेल्स हम 8-10 पॉइंट या एक पेज में हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, एक कॉजेज प्रिपेयर कर लेंगे। कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज होंगे। आप कॉजेज सर्च करोगे चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, यू विल गेट मल्टीपल कॉजेज, है ना? उनको आप बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट कर लेना। वहां से आपका कॉजेज वाला कंटेंट बन जाएगा। रिएक्शन वाला कंटेंट अगेन उसी तरीके से हम सर्च करेंगे, रिएक्शन वाला कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो भी मटेरियल है, मे बी आपके पास किसी भी कोचिंग का कंटेंट हो, है ना, यू कैन रीड दैट वंस। बट जब संथाल पढ़ रहे हो तो सिर्फ संथाल ही पढ़ो। अगर आपके पास 2-3 कोचिंग का मटेरियल है तो आप सिर्फ संथाल का ही पढ़ लो एक बार सबका, है ना। देन यू लिटिल बिट ऑर्गेनाइज, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है कैसे? ये सब हेडिंग डाल दिया, ये सब हेडिंग डाल दिया, फिर उसके अंदर कंटेंट को प्रिपेयर किया। तो आपका क्या होगा? सिस्टमैटिकली पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो उस पर्टिकुलर रेबेलियन के या मूवमेंट के थीम्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार कैसे पूछा यहाँ देखते हैं, फियर्स रिएक्शन कैसे था। एक बार कैसे पूछा, मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो संथाल रेबेलियन सर्व्ड एज मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन, एलुसिडेट, है ना। तो मॉडल कैसे था ये आर्म्ड रेजिस्टेंस का, कैसे मॉडल था संथाल रेबेलियन का? आप देख लो, फियर्स रिएक्शन बोल रहा है, आर्म्ड रेजिस्टेंस बोल रहा है। आप देख लो रिपीटिशन है कि नहीं है, ये 1-2 साल ऊपर नीचे ही पूछा गया है। ये मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस का मॉडल का मतलब क्या होता है? कोई भी मॉडल क्या होता है? सबसे पहले आता है ना, अगर आप लिटरली इसको चेंज करो, इस दोनों क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करो, तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। एक ही चीज लिखनी है आपको। यहाँ बोल रहा फर्स्ट फियर्स रिएक्शन, यहाँ बोल रहा मॉडल कैसे था। फियर्स रिएक्शन बोल रहा है, फियर्स मतलब क्या हुआ? कुछ तो भी नॉन वायलेंट हुआ होगा, है ना, आर्म्ड आर्म्ड हुआ होगा। पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस, पॉपुलर क्यों बोल रहा है? क्योंकि लार्ज स्केल पे हुआ था, इसीलिए पॉपुलर है। फिर अगेन रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। ये सारे थीम्स आपको संथाल रेबेलियन के लिए कवर करने हैं, जो कि आज तक के बीपीएससी के हिस्ट्री में पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, संथाल और मुंडा हो गया। तीसरा जनरल पूछा है। जनरल क्वेश्चंस पूछने का नेचर कैसा है? ट्राइबल, एक्सप्लेन ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार थ्रोइंग स्पेशल लाइट ऑन संथाल, मुंडा, चंपारण, इस तरीके से पूछा गया। एक तो ये क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार with special light on मुंडा रिवोल्ट, with special light on संथाल रिवोल्ट, with special light on चंपारण सत्याग्रह, या जो भी है, मतलब इंडिगो रिवोल्ट। तो एक हमको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एक जनरल भी ट्राइबल रिवोल्ट्स जो हैं बिहार में बहुत सारे हैं। अगर आप क्राउन की बुक पढ़ोगे
या जो भी बुक फॉलो करते हो, मैं केबीसी नैनो फॉलो करते हो, जो भी करते हो, उसमें आपको ट्राइबल रिवॉर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उसमें से ना दो दो तीन तीन लाइन इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के प्रिपेयर कर लेंगे हम, एक डेढ़ पन्ने के नोट्स विद स्पेशल लाइट। तो पहला पार्ट वाला हमारा कवर हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार है उनका हमने 2 पेज में नोट्स बना लिया, और उसमें भी पहला, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन, दूसरा, ऐसे, इस तरीके से 7-8 ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार प्रिपेयर कर लेंगे। और स्पेशल लाइट के लिए हमारे पास यहाँ से कंटेंट प्रिपेयर्ड है ये। तो ये हो गया हमारे ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात। यहाँ तक क्लियर है? ट्राइबल रिवोल्ट्स में आज तक जो भी पूछा गया है सिर्फ यही चीज पूछी गई है, ठीक है। ये पूरा बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे सेशन के बाद। नेक्स्ट मूव करते हैं 1857। 1857 में अगेन क्या पूछा गया? कॉजेज ऑफ आउटब्रेक, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वॉज नाइदर अ फर्स्ट वॉर, इस तरीके से स्टेटमेंट जो हम स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ते हैं या नॉर्मली जो सुनते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या, क्यों है, नहीं है, मतलब यू नीड टू सब्सटैंशिएट, आपको सब्सटैंशिएट करना है कि फर्स्ट वॉर है है कि अगर अगर बोल रहे हो है, तो फिर 10 पॉइंट दो आप कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था, है ना, इट कवर्ड मेनी प्रोविंसेस, ठीक है, वाइड स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है। इस तरीके से 10-20 पॉइंट, 10-15 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। 1857 की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म का कंसेप्ट कहाँ आया? हमारे 1890s में आया था, ठीक है, जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात होने लगी थी, आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया था 1885 में, तब नेशनलिज्म की थोड़ी थोड़ी बात होने लग गई थी। 1850s में नेशनलिज्म नाम का कुछ भी नहीं था, इंडिया नाम का कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, है ना, तो आप उसके लिए 10 आर्ग्यूमेंट निकाल लो, नहीं कहते हैं उसके लिए 10 आर्ग्यूमेंट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। तो 1857 के रिवोल्ट में कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार में हम किसकी बात करेंगे? रोल ऑफ कुंवर सिंह की। एक बार कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार पूछा है, इसमें भी कुंवर सिंह के बारे में लिखना है, और जो भी चीज रिलेटेड आप पढ़ते हो प्री में। फिर अलग से एक बार पूछा है रोल ऑफ कुंवर सिंह, सिग्निफिकेंस क्या है इस रिवोल्ट का, 1857 के रिवोल्ट का, आउटकम, इम्पैक्ट, लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो कुल मिला के सेम चीज पूछी गई है जो भी रिवोल्ट में। आप यहाँ पर देखो, किसी भी रिवोल्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि उसके कॉजेज क्या है। अगर कोई रिवोल्ट हो रहा है ना, आज के अगर कंपेयर करें कि फार्मर्स एजिटेशन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा ना, कि किसान एक साल तक अपने वहां पर जो भी बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली के बॉर्डर पे, उसका कुछ ना कुछ कारण था, उस रिवोल्ट का कुछ ना कुछ कारण था, तो कॉजेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि हाँ हाँ ये आपका जो आंदोलन था वो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल है कि नहीं है ना, बहुत बड़ा आंदोलन है, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा आंदोलन है, इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई। तो इसलिए किसी भी रिवोल्ट के बारे में क्या कहा गया, कुछ भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है, जैसे यहाँ पर कहा गया संथाल रिवेलियन के बारे में कि फर्स्ट फियर्स रिएक्शन, है ना, मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रिवेलियन। सिमिलरली यहाँ क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो है कि नहीं है, क्यों है, ये आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली, है ना। ऐसा नहीं कि बस रटे और निकल गए। नहीं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जा रहा है? अगर संथाल के बारे में फर्स्ट फीस रिएक्शन कह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानना है, 1 पेज का नोट्स आपके पास होना चाहिए कि फर्स्ट फीस रिएक्शन कैसे है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को क्यों बोलते हैं, है ना। इसके लिए मेरे पास 10 पॉइंट्स, 10 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना। अगर उसको निगेट भी करना है, अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम नहीं भी मानते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स नहीं मानते हैं, जब आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें आप देखोगे कि डिबेट वाला टॉपिक है ना। सवरकर ने बोला, सवरकर ने बुक लिखी थी, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, क्या क्यों कहना, क्यों क्यों उसको वैसा कहा गया, ठीक है। अब भाई कोई भी रिवोल्ट हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, उसमें कौन कौन से लोग गए थे। आज फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है, उसमें हम कह रहे हैं ना कि ये तो बस पंजाब और हरियाणा का वो है, वहाँ के किसान हैं, बिहार के किसान नहीं है, तमिलनाडु के नहीं है, इधर के उधर के नहीं। तो भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार क्या था इस रिवोल्ट में, कहाँ कहाँ के लोग थे ना, किस किस रीजन को कवर कर रहा था, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था, बिहार के कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे इस रिवोल्ट में, उस चीज को जानना है। बिल्कुल लॉजिकली आप समझो किसी भी चीज को, है ना। रोल ऑफ कुंवर सिंह, कुंवर सिंह बहुत लाइक ही हैज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन दिस रिवोल्ट। उनके रोल के बारे में हमको 1 पेज नोट्स बना लेना है, ठीक है। अब भाई रिवोल्ट खत्म हो गया, रिवोल्ट खत्म होने के बाद किसी भी चीज का आकलन होता है, उसका आकलन कैसे करोगे? आउटकम, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, लिमिटेशंस, है ना। इन सब पे भी हमको 5-7-10 पॉइंट प्रिपेयर कर लेने, काम खत्म।
इतना सा ही पूछा गया है आज तक के इतिहास में बीपीएससी के रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ठीक, अब ये पहला थीम था, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर 1947 की बात कर रहे हैं। थीम इसमें क्या था सिलेबस के हिसाब से, रिवोल्ट एंड रेवेलियन, ट्राइबल रिवोल्ट कवर कर लिया, 1857 रिवोल्ट कवर कर लिया, हम टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। थीम 2 अब आती है नेशनल मूवमेंट की बात। ठीक है, नेशनल मूवमेंट की बात आती है तो सबसे पहले क्या होगा, नेशनलिज्म की बात आएगी। 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, या कांग्रेस के पहले के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं कि वो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो भी आप प्री कांग्रेस एसोसिएशंस को पढ़ते हो, वो क्या करता है, एक तरीके से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, और भी इंपॉर्टेंट पर्सनल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आ जाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स आ जाएंगे, है ना, दादा भाई नारोजी आ जाएंगे। ठीक है, 1890s की बात कर रहे हैं, 1880s 1890s 1870s। ठीक है, उस पीरियड में क्या होता है, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो अब बीबीएससी का क्वेश्चन क्या है कि नेशनलिज्म पे 2 बार वो पूछ चुका है। ठीक है, ये मैंने बताया था, इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म सिंस लेट 19th सेंचुरी, क्लियरली बोला है, लेट 19th सेंचुरी क्या हो गया, 1890s। ठीक है, 1890s की बात कर रहा है, या 1880s 90s की बात कर रहा है, लेट 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 19th सेंचुरी मतलब 1870s 75 के बाद, मतलब चौथे क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 1875 ऑनवर्ड्स, चौथे क्वार्टर की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी हुआ, है ना, मर्जर ऑफ बंगाल, वो जो कौन सा एसोसिएशन था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और जो भी डेवलपमेंट्स हुए लेट 19th सेंचुरी में, वो नेशनल मूवमेंट के में कंट्रीब्यूट किया, उसने नेशनलिज्म को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कब, 64th। ठीक, अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये 69th, अभी मैंने ऊपर दिखाया था ना, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो नेशनलिज्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है, देखो, इवोल्यूशन सिंस लेट 19th सेंचुरी बहुत ब्रॉड है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पूछा इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट का इमरजेंस कब हुआ, लेट 19th सेंचुरी में तो हुआ इमरजेंस। वही चीज को यहाँ पर घुमा फिरा के पूछ दिया गया। फैक्टर्स क्या थे इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट के, फैक्टर्स हम बता ही सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स थे। हाउ इट गेव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को डायरेक्शन कैसे दिया, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, अपना मुंडा रेवेलियन हुआ। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, है ना, ये सब 1903, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1903। तो लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगेन हमको इवेंट्स को ट्रैक करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, उस चीज को ट्रैक करना है। एक बार क्या पूछा है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएनसी का फॉर्मेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, अब आप ये क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे, मॉडरेट्स थे कि नहीं थे, अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे, मॉडरेट्स थे। ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी अर्ली नेशनलिस्ट के लिए, ये पूछा है। तो जो इंपॉर्टेंट थीम थी नेशनलिज्म में, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने कवर कर दी है। वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट एक बार ऐसे पूछा हुआ है। ठीक है, वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट की बात कब आती है, अपने 1905 6 सॉरी 1905 6, है ना, जब आप ये वाला पार्ट पढ़ोगे, स्वदेशी मूवमेंट, वहां पर भी आप देखोगे वर्किंग क्लास कैसे पार्टिसिपेट करता है ना। फिर 1920s में आ जाते हैं, यहाँ पर भी वर्किंग क्लास की बात होती है नेशनल मूवमेंट में, फॉर्मेशन ऑफ ये एन एम जोशी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट एक इस तरीके से नेशनलिज्म में पूछा गया। एक पूछा है राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट, तो राजेंद्र प्रसाद का नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था, एक बार ये पूछा है। तो नेशनलिज्म में इतनी सारी चीजें पूछी गई है, तो नेशनलिज्म को अगर प्रिपेयर करना है तो बिल्कुल सीक्वेंस में इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इवोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आईएनसी का फॉर्मेशन प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट मतलब मॉडरेट्स, ब्रिटिश की पॉलिसी अर्ली मॉडरेट, अर्ली नेशनलिस्ट मतलब मॉडरेट्स के लिए क्या थी। ठीक है, फैक्टर्स इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम ये जब इतने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा सारा कुछ कंप्रिहेंसिवली
नेशनलिज्म से रिलेटेड प्रिपेयर हो जाएगा। और उसमें स्पेसिफिकली राजेंद्र प्रसाद की बात की है, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को अलग से प्रिपेयर कर लेंगे। वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, इसको अलग से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब नई चीज क्या पूछी है लास्ट 2 साल में? एक्ट्स, एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन। एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन भी कहाँ से पूछ रहा है? 1850s, मिड ऑफ 1850s, मतलब मिड ऑफ 19 सेंचुरीज ऑनवर्ड से। 68 में 1858 पूछा था, 69 में आईसीए पूछा है, अगली बार 1909, 1919, 1935, 1947। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको प्रिपेयर करो कंप्रिहेंसिवली, ठीक है। यहाँ से हमको बीपीएससी ने डायरेक्शन दे दिया है कि हमने ये पूछा, उसके बाद हमने ये पूछा, अब हम ये पूछ सकते हैं, 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 जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स। तो यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे और इन सारे एक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो थीम क्या चल रहा है हमारा? नेशनल मूवमेंट 1850, लाइक 18 लेट 19 सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे। 1857 का तो हमने देख ही लिया। 1857 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? कांग्रेस का फॉर्मेशन, ठीक है। वहां से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है और प्री कांग्रेस एसोसिएशंस जो हैं वो भी नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हम उस चीज को भी सीक्वेंस में जब पढ़ेंगे तो हम इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि हमें नेशनलिज्म पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज को नोट करते हुए चलना है। एक्ट्स और लेजिस्लेशंस, इसके भी अलग से हम एक एक दो दो पन्ने के नोट्स बना लेंगे, ठीक। उसके बाद बात आती है चंपारण सत्याग्रह की, जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। कॉजेस, अगेन कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस, दो चीज तो पूछी ही गई है, ठीक है। मूवमेंट को इवेल्युएट करिए आप, एक बार ये पूछा हुआ है। एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ये फ्रीडम स्ट्रगल, आईएफएस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इम्पैक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये कब पूछा हुआ है? 69 में, अभी मैंने ऊपर दिखाया था आपको। फिर क्या पूछा हुआ है? इंपॉर्टेंट माइलस्टोन टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसा है? चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का, उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आप सही से हिस्ट्री पढ़ोगे, सेशन एंड होगा, एक बार फिर से ज्वाइन करना। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कैसे है, टर्निंग पॉइंट कैसे था? चंपारण सत्याग्रह की वजह से ही जो हमारा एग्रेरियन क्लास है, जो हमारा फार्मर क्लास है, दैट बिकेम द फोल्ड ऑफ, दैट केम इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट। उसके पहले आपको इतना वाइडर पार्टिसिपेशन नहीं दिखता, जो हमारा रूरल क्लास था। चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस के बाद ही जो हमारा पार्टिसिपेशन था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऑफ स्पेशली ऑफ रूरल, अपने रूरल और एग्रेरियन क्लास। एक बार पूछा है वाटरशेड कैसे था, तो आप यहां से देखो कि हर बार कीवर्ड रिपीट कर रहा है। एक बार टर्निंग पॉइंट बोला, एक बार वाटरशेड बोला, एक बार इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कैसे है। सिर्फ कीवर्ड बदल रहा है, बाकी कंटेक्स्ट सेम रह रहा है। एक बार पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ पीजेंट अपराइजिंग के लिए क्या सिग्निफिकेंस था, आगे जो पीजेंट अपराइजिंग हुए उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस था चंपारण सत्याग्रह का। जब हम आगे किसान सभा, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, किसान सभा मूवमेंट पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट वही है पीजेंट अपराइजिंग, ठीक है। वहां पर हम देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का क्या कैरी ऑन था जो हमको यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया पीजेंट अपराइजिंग में। एक ये थीम था चंपारण सत्याग्रह, उसके लिए मैंने ये बता दिया। इतनी सारी चीजें आपको कवर करनी है होलिस्टिकली अपने नोट्स। उसके बाद एक और टॉपिक है पीजेंट अपराइजिंग। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। तो बिहार में जो भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं उन पे क्रिटिकल नोट लिखिए, प्लस स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद, ठीक है। एक बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है और एक बार सीधे से पूछा है स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा मूवमेंट। तो अगेन अगर यहाँ देखते, अगर ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ये वाला बाद में पूछा हुआ है, अगर कोई जब ये वाला एग्जाम दे रहा होता तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड दिस, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। तो पीजेंट अपराइजिंग में अगर हमको प्रिपेयर करना है तो हमको क्या प्रिपेयर करना है? नंबर 1, पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार जो भी हैं, और उसमें सहजानंद सरस्वती का क्या रोल है, और किसान सभा मूवमेंट क्या था। इन तीन चीजों को पीजेंट अपराइजिंग में कवर करेंगे, ठीक है। ये हो गई पीजेंट की बात। उसके बाद इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स में क्या क्या पूछा गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल 48 बीपीएससी में पूछा गया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कभी भी पूछा गया है तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस, है ना। और अब थोड़ा सा पैटर्न जो चेंज हो रहा है, जो डायनेमिक हो रहा है, उसमें जो भी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, हमको एटलीस्ट उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए।
तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम 1905 की बात करें तो यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इम्पैक्ट ऑन कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक बार ऐसे पूछा हुआ है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा, अभी मॉडरेट्स वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो इंपॉर्टेंट डिबेट चला था 1907 से लेकर आगे तक, उस चीज को भी प्रिपेयर कर लेंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। 69 में क्या पूछा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी तरीके से कभी पूछ देगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज या रेवोल्यूशनरी फेज, ठीक है, इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मॉडरेट्स पूछ लिया है, एक्सट्रीमिस्ट पूछ सकता है, और रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भी पूछ सकता है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, तीन चीज हमको कवर कर लेनी है। सिर्फ हम थीम को पकड़ेंगे। अगर बीपीएससी ने एक बार ये पूछा है तो हम इसका एक्सटेंड कर देंगे ना। यहाँ पर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं ना कि भाई एक्सट्रीमिस्ट का भी रोल था, लाल बाल पाल। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जब चले गए तो फिर कौन आया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1940 1920s में जो आते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, अपना जो रेवोल्यूशनरी नेशनल गदर पार्टी हो गई, ठीक है, उसको भी कवर कर लेंगे हम एक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, या 2 पन्ने का नोट्स बना लेंगे। फिर तीसरा, गांधी लेड मूवमेंट्स, चंपारण सत्याग्रह पूछ ही लिया, NCM, खिलाफत, ठीक है, सीडीएम तो अलग से पूछा हुआ, मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया। गांधी के द्वारा जो भी मूवमेंट्स लीड किए गए, है ना, जब गांधी इंडिया में आए 1915 में, 1970 से जो उनका शुरू हुआ, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, है ना, उसके बाद जो भी मूवमेंट्स गांधी के अंडर हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमको कवर करना है, ठीक। देन NCM मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया, मतलब NCM, खिलाफत, जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, टाइमलाइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं नेशनल मूवमेंट में, वो सारे मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए। NCM, खिलाफत पूछा नहीं है, NCM शायद अभी तक नहीं पूछा है, बट हाँ मैंने लिस्ट कर दिया, तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो उसको। CDM से पूछा हुआ है, रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार। तो CDM में क्वेश्चन एक बार क्या पूछा हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार। तो अगर ये रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार इन CDM पूछा है, तो मैं सेम चीज क्या करूंगा, इसमें भी इंटीग्रेट कर दूंगा, रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार इन NCM। जब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रिपेयर करूंगा तो मैं इस चीज को यहाँ पर भी डाल दूंगा, एक पैराग्राफ, है ना, इस चीज को मैं एक पैराग्राफ यहाँ भी प्रिपेयर कर लूंगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह पूछा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, ठीक है, तो यहाँ पर वापस से हम इस चीज को पढ़ लेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे। ये जो भी बुक आप पढ़ोगे, जो भी बुक और कंटेंट पढ़ोगे, सब जगह आपको ये चीजें मिलेंगी, है ना, जो मैं समझा रहा हूँ वो सारी चीजें मिलेंगी, बट स्ट्रक्चर में कैसे प्रिपेयर करना है अपने नोट्स, आई एम टेलिंग यू दैट। देन क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इसमें क्या क्या पूछा गया है, नेचर, एक्सटेंट, ठीक है। अब नेचर में भी एक बार तो नेचर डायरेक्टली कीवर्ड यूज किया है, एक बार क्या बोला है कि स्पॉन्टेनियस था कि नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो स्पॉन्टेनियस क्या बताता है, नेचर ही तो बताता है। एक बार सिर्फ नेचर कीवर्ड यूज किया है, एक बार बोला स्पॉन्टेनियस था कि नहीं था, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। नेचर कैसा था, स्पॉन्टेनियस था कि नहीं था। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि अपने आप शुरू हुआ, लाइक 9 अगस्त, 8 अगस्त को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया, 9 अगस्त को क्या हुआ, सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए, ठीक है, सारे टॉप लीडर्स अरेस्ट हो गए। उसके बाद मूवमेंट क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस, अपने आप जो होना था। सेकंड लाइन लीडरशिप आई, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मतलब तमाम लीडर्स थे। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, एवरीथिंग वेंट ऑन स्पॉन्टेनियस पीपल। आपने सबने पढ़ा ही होगा ना कि थोड़ा वायलेंट भी हो गया था मूवमेंट। तो स्पॉन्टेनियस था कि नहीं था, स्पॉन्टेनियस था तो उसके रीजंस क्या है, नहीं था तो क्या रीजंस है, 5.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप कीवर्ड्स को पकड़ें और प्रिपेयर करें। एक्सटेंट क्या था, तो कितने दूर एक्सटेंट था, लोग कौन कौन थे, किस किस का पार्टिसिपेशन था, है ना, थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे पास आधा आधा पेज का कंटेंट काफी अच्छा हो जाएगा, काफी डेंस कंटेंट बन जाएगा। फिर एक बार क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार अगेन, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार में फिर उसको एक बार JP का रोल, आजाद दस्ता, ये सारा क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार ही तो है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का रोल से रिलेटेड 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इन सबको प्रिपेयर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए यू कुड इजिली राइट। फिर अगेन मूवमेंट है तो उसका इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट क्या है, एक बार जनरल पूछा है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू बिहार पूछा है। तीसरा, अब तीसरे थीम पे आते हैं। तीसरे थीम पे क्या है, लीडर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब लीडर्स में क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, गांधी, नेहरू, टैगोर, 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स मेंशन थे।
एक बार बोस पूछा हुआ है, सिर्फ एक बार ही पूछा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, लेकिन हम बोस को प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से ना, कि बोस का आइडियाज, बोस के इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या थे, बोस के डिफरेंसेस क्या थे नेहरू के साथ, ठीक है, बोस और आईएनए का क्या रोल था, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके ऊपर एक एक पन्ने के हम नोट्स बना लेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली पर्सनैलिटी बेस्ड, गांधी का तो हमने नॉन वो मूवमेंट्स और वो सारे चंपारण सत्याग्रह ये सब तो पूछ लिया। अब गांधी एज अ पर्सनैलिटी, गांधी एज अ आइडिया, गांधी एज एन आइडियोलॉजी, उस पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए। तो गांधी अपने मैसेज ऑफ, उनका मैसेज ऑफ स्वदेशी क्या था। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द मैसेज विच गांधी जी वांटेड टू गिव थ्रू हिज स्वदेशी मूवमेंट, थ्रू हिज आइडिया ऑफ स्वदेशी। तो उनका स्वदेशी का कंसेप्ट ही क्या था, इसके बारे में आपको डिटेल में नोट्स बनाने हैं। एक बार पूछा हुआ है उनका व्यू ऑफ सत्याग्रह क्या था, उसके ऊपर आपको एक पन्ने का नोट्स बनाना है। एक बार पूछा हुआ है व्यू ऑन वर्ना कास्ट प्लस एक्टिविज्म अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, गांधी का जो एक्टिविज्म अगेंस्ट अनटचेबिलिटी था वो भी पूछा हुआ है। गांधी का वर्ना और कास्ट का क्या व्यू था, मतलब कुल मिला के ये कास्ट और अनटचेबिलिटी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है गांधी जी का, इसको भी प्रिपेयर करना है, ये भी पूछा हुआ है। गांधी का रोल इन मास मूवमेंट ऑफ बिहार क्या था, स्पेसिफिकली चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। तो रोल इन मास मूवमेंट ऑफ बिहार एक बार ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है। फिर पूछा हुआ है गांधी फैक्टर फॉर इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है। गांधी का जो इमरजेंस हुआ एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे, एन लीडर मतलब नेशनलिस्ट लीडर, वो कैसे हुआ, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या थे, ठीक है। फिर एक बार पूछा हुआ गांधी के आइडियाज, अप्रोचेस एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या थी, है ना। फिर एक बार पूछा है गांधी के सोशल एंड कल्चरल आइडियाज क्या है, ठीक है। फिर एक बार पूछा हुआ व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, गांधी के कास्ट और रिलीजन, देखो कास्ट यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहा है, कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन पे गांधी का व्यूज। कितनी सारी चीजें हो गई गांधी के बारे में कवर करने को। अगर हम इतनी सारी चीजें कवर कर लेंगे तो गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा यू वुड बी इजिली एबल टू डू, ठीक है। सिमिलरली टैगोर क्वेश्चन पूछे गए, रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो रविंद्रनाथ टैगोर का रोल क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस, तो कांग्रेस से उनके व्यूज कैसे अलग थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी बार क्या पूछा है, सोशल एंड कल्चरल आइडियाज, है ना, का इंपॉर्टेंस क्या है रविंद्रनाथ टैगोर के, ये कब पूछा गया था, 48 से 50 सेकंड में। सोशल एंड कल्चरल आइडियाज आप देखना, ठीक है। 68 में देखते क्या पूछा, आइडिया ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी एंड कल्चर, देखो रिपीटेड है क्या यहाँ, कब का पूछा हुआ है 48-50 सेकंड, और अब कब पूछ रहा है 68 में, सेम चीज। तो ये है पीवाईक्यू एनालिसिस करके प्रिपेयर करने का बेनिफिट, है ना। ये 48 से 50 सेकंड कब की बात कर रहे हैं, मैं इसके 10 साल 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट कब पूछा हुआ है, आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर 68, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, ठीक है। एक बार पूछा है हाउ इज टैगोर अ वर्सटाइल जीनियस, वर्सटाइल जीनियस मतलब क्या, कि उनका लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन, है ना, एज अ जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूशन। व्हेन यू विल रीड अबाउट टैगोर यू विल सी कि वो कितने वर्सटाइल जीनियस थे, मतलब कितनी चीजों में उनका हाथ था, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो है, ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वो तो लिखोगे ही आप लोग। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैगोर का कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म क्या था, ये पूछा हुआ है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, म्यूजिक, फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। वर्सटाइल जीनियस का मतलब यही हो गया कि उनका कितनी सारी चीजों में रोल था, लिटरेचर में, म्यूजिक में, फ्रीडम मूवमेंट में। टैगोर को कवर करना है तो इन सब डायमेंशंस को अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, तो टैगोर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा, ठीक है। देन विल मूव टू नेहरू। नेहरू में बेसिकली दो तीन चीजें ही पूछी गई हैं आज तक। सबसे पहला रिलेवेंस इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया को बनाने में नेहरू का क्या रिलेवेंस है, एक बार ये पूछा है। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नेहरू की फॉरेन पॉलिसीज क्या थी, है ना, मेन फीचर्स क्या थे उसके, एक बार ये पूछा है। एक बार ये पूछा है नेहरू का सेक्युलरिज्म क्या था, एक बार नेहरू नेहरू के व्यूज ऑन कम्युनलिज्म क्या है। तो नेहरू पे ये तीन चीजें ही पूछी गई हैं, है ना। मॉडर्न इंडिया बनाने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स थे, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म पे उनके व्यूज क्या क्या थे। नेहरू ऐसे कवर हो गए। सुभाष चंद्र बोस पूछा हुआ है एक बार, तो बोस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सुभाष चंद्र बोस को कैसे कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में आज तक के बीपीएससी के रिकॉर्ड में ये चार लोग पूछे गए, प्लस राजेंद्र प्रसाद हमने ऊपर देखा था यहाँ पर थोड़ा सा, ये राजेंद्र प्रसाद,
राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट। बाकी जयप्रकाश नारायण तो क्विट इंडिया मूवमेंट के सिलसिले में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइमलाइन के हिसाब से चलते हुए आ रहे थे। यहाँ ये खत्म हो गया, पर्सनालिटीज जो हमको कवर करनी है सिलेबस के हिसाब से और पीवाईक्यू के हिसाब से वो ये रही। अब लास्ट टॉपिक बचता है मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ये अलग से दिया हुआ है। इसमें भी देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार बोला है 1813 से लेकर 1947, कई बार बोला है 1858 से लेकर 1914, कई बार बोला 1857 से लेकर 1947, इनके बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ है ना, हर बार चेंज कर देता है मतलब बीपीएससी, कभी ये डेट दे देगा, कभी ये डेट दे देगा, कभी तो हमको बेसिकली सबसे पीछे वाले से स्टार्ट करना है, 1813 से स्टार्ट करेंगे है ना, 1813 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 1947 तक जाएंगे। इस बीच पे इस बीच के सारे कंटेंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो वो चाहिए पूछे चाहिए पूछे चाहिए पूछे, हमारा कंटेंट रेडी है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइन समझ लिया, इसमें क्या पूछा जा रहा है। दूसरा क्या पूछता है, स्प्रेड, स्प्रेड वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन, कभी वेस्टर्न पूछेगा, कभी टेक्निकल पूछेगा, कभी मॉडर्न पूछेगा। ठीक है, तीनों में से एक कीवर्ड को यूज कर लेगा, मतलब लगभग सबका एक ही है ना। मॉडर्न क्या है, मॉडर्न इज साइंटिफिक, मॉडर्न इज वेस्टर्न, मॉडर्न इज टेक्निकल, है ना। फिर एक बार ये पूछा है कि कंट्रीब्यूशन इन बिहार और कंट्रीब्यूशन इन बिहार इकोनॉमी, है ना। ये टेक्निकल एजुकेशन है, इसका टेक्निकल मॉडर्न एजुकेशन है, इसका कंट्रीब्यूशन बिहार को क्या मिला है ना, या बिहार की इकोनॉमी को क्या मिला, एक बार ये पूछा हुआ है, इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे हम। एक बार पूछा है रोल ऑफ एजुकेशन प्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट, ये अलग से पूछा हुआ है, मतलब एजुकेशन ऑफ प्रेस का क्या रोल रहा। एक बार ये पूछा डेवलपमेंट कोर्स ऑफ एक्सपेंशन, है ना, कीवर्ड कैसा यूज कर रहा है, डेवलपमेंट कोर्स ऑफ एक्सपेंशन, डेवलप कैसे किया, और एक्सपेंशन का क्या कोर्स था, एजुकेशन का या टेक्निकल एजुकेशन का या मॉडर्न एजुकेशन का, है ना। उसको एक और तरीके से क्या फ्रेम कर सकते हैं, ग्रोथ इन बिहार, डेवलपमेंट कोर्स ग्रोथ इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 68 में पूछा हुआ है ना। प्लस क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इट्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर करेंगे। क्लियर। फिर कैसा पूछा हुआ 69 में, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल। अब 68 में देखो, रिपीटिशन देखो, 68 में भी पूछा हुआ है, 69 में भी पूछा हुआ है, यहाँ मॉडल पूछा हुआ है, यहाँ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन अंडर वेरियस स्कीम्स करके पूछ दिया। कुल मिला के पूछा वही चीज है ना, पूछा वही है, मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ही पूछा है, सिर्फ कीवर्ड्स चेंज कर दिया, इसमें कुछ भी डायनामिक नहीं है। अगर आपने ये पहले के थीम्स को प्रिपेयर कर लिया होता ढंग से, तो दीज टू क्वेश्चन 68 हो चाहे 69 हो, दिस वुड नॉट हैव बीन एन इशू, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में या लिखने में। तो ये था पीवाईक्यू एनालिसिस का दी एंड, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है ना। इस वीडियो को आप 2-3 बार जब मतलब जब भी आप वापस से इसको देखें, तो इन चीज़ों को आप अपने एक नोटबुक में या एक रफ शीट में इन सब चीज़ों को वापस से प्रिपेयर कर लें। ये एनालिसिस मैंने बनाया है, बट मैं चाहता हूं कि एवरी वन ऑफ यू, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो और दोज हु विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग सब पीवाईक्यू को खुद से लें, खुद से पीवाईक्यू के स्टेटमेंट्स को पढ़ें, एंड देन आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से मैच करके एक अपना एनालिसिस आप खुद करें। बिकॉज जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे तो आप सारे लैंग्वेज को समझेंगे, आप सारे इंट्रिकेट कीवर्ड्स को समझेंगे। मेरा काम था आपको क्रिस्प वे में यहाँ समझा देना, इंपॉर्टेंट चीजें बता देना, मैंने यहाँ बता दिया है। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि वंस यू गो थ्रू प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर को आप खुद से देखें, एंड देन यू सी कि मतलब फाइनली आपका सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है, मतलब आपका कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैंने सही चीज पढ़ी है, मैंने सही चीज समझी है, अब मुझे इस पे नोट्स बनाने हैं, अब मुझे इस पे आंसर राइटिंग करनी है। आपका कन्विक्शन जब तक नहीं होगा किसी भी चीज पे, तब तक आप हमेशा डायलेमा में रहोगे, हमेशा डाउट में रहोगे। तो डाउट हटाने के लिए पहला स्टेप मैंने आपको ये पूरा एनालिसिस करके खुद से बताया है ना, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। बट अगेन आई रिकमेंड एवरी वन टू डू दिस जॉब ऑन देयर ओन। जब आप अपने हाथ गंदे करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, विद दिस पीवाईक्यू एंड होता है। अब अप्रोच और माइंडसेट क्या रखना है, अप्रोच और माइंडसेट में हम जो कॉमन बातें करते हैं हमेशा वही करेंगे। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, तो जो हमने जो भी अभी डिस्कस किया, जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया, जो भी उससे चीजें निकल रही हैं, जो भी पीवाईक्यू के एनालिसिस से एक्स्ट्रा चीजें निकल रही हैं, जैसे मैंने एक्ट्स के बारे में बताया, जैसे मान लो इंडिगो रिवोल्ट है तो इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं, उनको भी एक दो पढ़ लेंगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट
रहे हैं उस पीरियड में। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है ना। रैंडमली अगर आपको कोई डरा रहा हो कि पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया वो हो गया, डायनामिक है, किसी की बात पे भरोसा नहीं करना है। सिर्फ पीवाईक्यू पे भरोसा करना है, सिलेबस पे भरोसा करना है, और अपने ऊपर भरोसा करना है। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जिस दिन आपने इतने सिलेबस को कंट्रोल में ले लिया उस दिन आपको डर नहीं लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी आंसर। नया भी आएगा तो भी आप लिख लोगे, आप इतने कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आप आराम से लिख लोगे। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ठीक है। रिसोर्स को फिक्स कर लेंगे ना, रिसोर्स मल्टीपल पीडीएफ के पीछे नहीं भागेंगे। हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया पीडीएफ मिलेगा। 1000 टेलीग्राम चैनल हैं, 1000 यूट्यूब चैनल हैं, 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, रोज आपको नया नया डॉक्यूमेंट मिलेगा। लेकिन आपका काम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना नहीं है। आपने एक बार सोर्स को फाइनलाइज कर लिया कि मैं इस टॉपिक के लिए है ना ये चीज पढ़ूंगा, इस टॉपिक के लिए ये डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा। जो भी आपके पास नई सोर्स पता हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, आप मेरे से पूछो है ना कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, कोई सोर्स आप बता दीजिए, आपके पास नोट्स हैं ये वो। मैं जो भी नोट्स होगा मैं शेयर कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट के नोट्स हैं मेरे पास या मेरे अपने नोट्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। बट हाँ, अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज कर लो आप, है ना। रिसोर्सेज फाइनलाइज कर लोगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप दिन भर टेलीग्राम पे, दिन भर नेट पे है ना आप पीडीएफ कलेक्ट नहीं करोगे, है ना। रोज कुछ ना कुछ नया आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और जो भी वैल्यू एडिशन है, मैंने क्लियरली ऊपर समझा भी दिया कि आपको अगर वैल्यू एडिशन करना है तो आप इंटरनेट का यूज करेंगे और एआई का यूज करेंगे। एकदम इसको तो बहुत ज्यादा यूज करना है। ये मैं आईआईटीएन वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, है ना। इसको आप यूज करोगे यू विल सी द इम्पैक्ट, कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, किसी के पीछे भागना नहीं है आपको। सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने बेसिकली बिल्कुल एकदम फंडामेंटल तरीके से समझाया है कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है आज तक, क्या क्या डायमेंशंस कवर किए गए हैं। आपको कोई डायमेंशन अगर मान लो आपने कोई कोई पर्टिकुलर मेरे ख्याल से कोई किसी भी कोचिंग मटेरियल का आप रेफर कर रहे हो, मान लो आपको उसमें कोई डायमेंशन नहीं मिल रहा, तो आप क्विकली आप क्या करोगे, गूगल में टाइप करोगे, है ना, बार्ड पे टाइप करोगे, जेमिनी पे टाइप करोगे, आपको टू द पॉइंट आंसर मिलेगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। क्यों हमको पीडीएफ के पीछे भागना, ठीक है। तो सोर्स को फिक्स करेंगे, रिसोर्स को फिक्स करेंगे, और इंटरनेट और एआई का बहुत एक्सटेंसिव यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा, जो कोर टॉपिक्स हैं जो हमने ऊपर देखा, कोर टॉपिक्स को कंसोलिडेट करके इस पे डेंस कंटेंट बना लेंगे। जो मैंने बोला कि 100 पेज का आपका नोट्स एकदम डेंस बना होना चाहिए, विद डायग्राम डायग्राम जो भी है। अगर आपको कहीं किसी में डायग्राम यूज करना है, किसी में मैप यूज करना है, जो भी यूज करना है, आप सब जगह जब आप आज की डेट में प्रिपेयर कर रहे हो अपना नोट्स, आप हर चीज को प्रिपेयर करो कि अच्छा इस आंसर में मैप यूज हो सकता है, इस आंसर में ये डायग्राम यूज हो सकता है, इस आंसर में मैंने टॉपर कॉपी में ऐसा देखा है ना। आप सब चीज को अपने नोट्स में इंक्लूड करो। वो बिल्कुल फ्रेश नोट्स नहीं होना चाहिए, मतलब नोट्स इज नोट्स, है ना। वो रफ भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो वो सारी चीजों को एक जगह कंसोलिडेट करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम क्या होगा, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में चल रहा है ना, विल स्टार्ट विद दिस मिनी टेस्ट ना, दिस इज वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट आपको सिलेबस मैं बता दूंगा अभी जो ऊपर है, सबका ट्रैकर अपडेट कर दूंगा मैं कल सुबह तक। जिन्होंने भी मेंटरशिप प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, सबका ट्रैकर अपडेट हो जाएगा और मिनी टेस्ट के डेट्स सबको मिल जाएंगे। तो वीकली टेस्ट यहाँ देंगे, फीडबैक उस पर लेंगे, आंसर राइटिंग सीखेंगे, लर्न करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं हम। सबसे पहले आंसर राइटिंग करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक समझ चाहिए कि सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू क्या कह रहा है, वो हम समझ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम कंटेंट को अपना डेवलप कर लें, कंटेंट को कंसोलिडेट कर लें। कंटेंट कंसोलिडेट हो गया, उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। टेस्ट लिखेंगे, फीडबैक डिस्कशन जैसे होता है सबके साथ इंडिविजुअली सेशन के थ्रू डिस्कशन होगा, कमेंट्स जो भी पेपर में मिलने होंगे वो आपके पेपर में कमेंट्स के साथ मिलेंगे। एंड देन विल स्टार्ट विद आंसर राइटिंग, जिसमें आप हर टेस्ट में जो भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, किसी को स्ट्रक्चरिंग आ रहा होगा, किसी को स्ट्रक्चरिंग नहीं आ रहा होगा, किसी को इंट्रोडक्शन लिखना आ रहा होगा, किसी को कंक्लूजन लिखना नहीं आ रहा होगा, कोई पॉइंट में लिख रहा होगा, कोई पैराग्राफ में लिख रहा होगा ना। विल सी कि हम एक आइडियल आंसर तक कैसे पहुंचे जो प्रैक्टिकल हो, जो मार्क्स आपको दिला सके, है ना। फोर्थ स्टेप ये। एंड देन सोर्सेज, सोर्सेज हमारे सारे स्टैंडर्ड है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज करेंगे, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है ना, एनसीईआरटीज जो भी है, फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है, वो कर लेंगे कवर। कोचिंग मटेरियल आपको जो भी यूज करना है, मतलब आई डोंट नो, मतलब जो भी आपको यूज करना हो, चाहे आप
मटेरियल में कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना। मटेरियल में आपको सब जगह ऑलमोस्ट सारी बातें सेम रहती हैं ना, जो मोटी मोटी बातें सब जगह मिलेंगी वही आपको हर मटेरियल में मिलेगा। किसी एक दो को पकड़ो और उससे अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, जो ऊपर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं PYQ। ठीक है। टॉपर नोट्स कॉपीज का आप यूज कर सकते हो ना, वहां से काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको। अभी तो 68 69 दोनों का अवेलेबल हो जाएगा। और हैवी यूज करेंगे किसका, चैट जीपीटी और जेमिनी का। इतना काफी है कंटेंट को डेवलप करने के लिए। ठीक है। इससे ज्यादा हमको कंटेंट के पीछे भागना नहीं है। ठीक है। वंस कंटेंट इज डेवलप, विल स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और पूरे सिलेबस को, जो भी हमने ऊपर पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, उसको अगेन हम 4 टेस्ट में डिवाइड करेंगे। 4 टेस्ट मतलब 4 हफ्ता। ईच वीक यू विल गिव 1 मिनी टेस्ट। तो आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और बहुत आराम से आपका सारा टॉपिक विद कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे, टेस्ट लिखोगे, इंप्रूव करोगे, एंड विल फिनिश दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री मॉड्यूल। यस। तो ये था कुल मिला के पूरा एनालिसिस। ये पूरा एनालिसिस हमने किया। नाउ यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स। ठीक है। अभी मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ।